मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। लोग पढ़ेंगे रोबोटिक्स के बारे में। तो रोबोटिक्स सेशन का हमारा जो क्लासेस है, पीके टेक्निकल क्लासेस में हम लोग रोबोटिक्स के बारे में जानेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो, ये एसिमोव है। ये एसिमो रोबोट जो है, ये होंडा कंपनी ने बनाई थी। और आज के डेट में जो इंडस्ट्रीज सेक्टर में हमारे रोबोट्स यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स जिसे कहा जाते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल रोबोट कुछ इस प्रकार से देखने में होते हैं दोस्तों। अगर हम रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आगे के लेक्चर्स में और सेशंस में यही सब हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग का जनरल रोबोट स्ट्रक्चर हो गया, जनरल डेफिनेशंस हो गए, रोबोट होता क्या है, रोबोट मॉडलिंग किस प्रकार से किया जाता है, रोबोट में किस तरीके के एक्चुएटर्स लगे होते हैं, ड्राइव्स किस तरीके के लगे होते हैं, रोबोट सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर्स किस प्रकार से रोबोट्स में काम करते हैं, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स क्या होता है, इन्वर्स काइनेमेटिक्स क्या होता है, कैसे ये काम करता है, रोबोट कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, रोबोट प्रोग्रामिंग क्या होता है, रोबोट्स एक्सटर्नल सेंसर्स क्या होता है, रोबोट एप्लीकेशन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग, रोबोट्स के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जो हम लोग का जेनरिक आइडिया है रोबोट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चक्का लगा हुआ ये रोबोट है, यहाँ पे हाथ टाइप का कुछ बना हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों। ये इंडस्ट्रीज़ में यूज होने वाला रोबोट है। इस रोबोट को ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाता है। इस रोबोट को हम लोगों का मॉनिटरिंग रोबोट कहा जाता है, और इसे इंडस्ट्रियल रोबोट। रोबोट्स को 3 कैटेगरी में जनरली डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसान जैसा दिखता है और इंसान के तरह कुछ कुछ वर्क कर सकता है। सारे वर्क्स तो दोस्तों नहीं कर सकते हैं, पर मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दोस्तों, मॉनिटरिंग रोबोट, ये हम लोगों का बॉर्डर सिचुएशंस में या बॉर्डर्स एरिया में हम लोग का इस्तेमाल होते हैं सबसे ज़्यादा। शत्रुओं की गतिविधि को दृष्टिकोण में रखते हुए हम लोग उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट कुछ इस प्रकार से होता है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ये एक तरीके का रोबोटिक हैंड है दोस्तों, जिसे हम लोग रोबोट्स में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये रोबोट वर्ड जो है, व्हाट इज़ ए रोबोट, एक रोबोट होता क्या है। अगर हम एक रोबोट के बारे में जानना चाहेंगे तो ए रोबोट एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है एक तरीके से, जिसको रीप्रोग्रामेबल किया जाता है, यानी कि बार बार प्रोग्रामेबल किया जा सकता है। बहुत सारे कामों में आने के कारण ये मल्टी फंक्शनल है। सेंसिबल फॉर एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिबल होता है, बहुत अच्छे से ये काम कर सकता है। एक मैनिपुलेटर है रोबोट, एक तरीके का मैनिपुलेटर है जो मैनिपुलेट करता है चीज़ों को। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो रोबोट है, एक देख सकते हैं दोस्तों कि लेग्ड रोबोट है और एक व्हील्ड रोबोट है। लेग्ड रोबोट में जिसमें हम लोगों का पैर होता है, और व्हील्ड रोबोट में हम लोगों का चक्का होता है। तो इस प्रकार से 2 तरीके के रोबोट्स होते हैं हमारे, जो आपके ज़मीन पे चल सकते हैं, एक पैर के सहारे और एक चक्कों के सहारे। अब रोबोट की बात की जाए तो रोबोट में जो ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, इस तरीके से कुछ डेवलप हुआ है, जिसे पानी के भीतर भी यूज किया जा सकता है। आज के डेट में जो विकसित देश हैं, जैसे कि चाइना और अमेरिका, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करती हैं बहुत ज़्यादा। और आज के डेट में अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी बना हुआ है, जो हवा में बिना किसी इंसान के भी उड़ान भर सकता है, जिसे नासा ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो हैं रोबोटिक्स फील्ड में आज के डेट में आविष्कार हो चुकी हैं और तैयारी चल रही है, डेवलप्ड हो चुकी है दोस्तों। तो अगर हम लोग रोबोट की बात करें कि रोबोट क्या कर सकता है, व्हाट कैन ए रोबोट डू, जॉब्स दैट आर डेंजरियस फॉर ह्यूमन
जिस जॉब को करने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या फिर इंसान को खतरा हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि रोबोट्स में यहाँ पे हम लोगों का यूज़ कर सकते हैं। इंसानों के रिप्लेसमेंट में हम लोग यहाँ रोबोट को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इंसान नहीं जा सकते। तो इंडस्ट्रीज़ में भी कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे मशीनों का ज़्यादा यूज हो सकता है और जहाँ पे मशीनों पे इंसानी हाथ के जरिए काम करना संभव नहीं है, तो वहाँ पे हम रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ह्यूमन लाइफ्स को हम लोग सेव कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स है, ये आप देख सकते हो फिगर में कि ये वेल्डिंग कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो वेल्डिंग से हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है, आंखें सब दिन के लिए भी खराब हो सकती हैं दोस्तों। तो ये जो रोबोट्स है, रोबोट्स अगर वेल्डिंग करेंगे तो इनकी यहाँ पे हमारे तरह फिजिकल आंखें तो होती नहीं है, तो ये खराब होने के चांसेस नहीं है। और अगर ये कुछ इसमें कुछ फॉल्ट आता है या मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है इंसानों के तुलना में, क्योंकि एक इंसान के आंखों का ऑपरेशन का जितना पड़ता है खर्चा, उससे कहीं कम खर्चे में आपका रोबोट का ये रिपेयरिंग और मेंटेनेंस हो सकता है दोस्तों। अब आगे हम लोग जाएंगे, आगे हम लोग अगर देखेंगे कि जो मैनुअल टास्क होता है जिसे ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि टॉयलेट साफ करने से लेके हर चीज़ को इंसान करने से कतराता है, तो यहाँ पे भी रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले रोबोट्स का जो कंसेप्ट आया था 2050 BC में, सिटिबस नाम के एक एंशिएंट ग्रीक इंजीनियर थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने इन्वेंट किया था वाटर क्लॉक। और ये सबसे पहला रोबोटिक्स फील्ड में एक क्रांतिकारी आविष्कार था। उसके बाद 60 अन्नो डोमिनी में हम लोगों का, वो बिफोर क्राइस्ट में था, ये अन्नो डोमिनी में है। तो अन्नो डोमिनी का मतलब हो गया आपका जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। तो हीरो अलेक्जेंड्रिया करके एक डिज़ाइन हुआ था, ऑटोमेटेड प्रोग्रामेबल मशीन था। ऑटोमेटा का काम यहाँ पे हम लोगों का कर सकने के लिए कैपेबल था, और जिसमें पुली वगैरह लगे हुए थे और बहुत बढ़िया से ये काम करता था। फिर 1250 में हमारे अल्बर्टस मैग्नस आए, जिन्होंने काफ़ी सारे चीज़ों पे रिसर्च किया। इनके बाद 1640 में डेस्कार्ट्स आए, उन्होंने फीमेल ऑटोमेशन पे बहुत सारे काम किए। इस तरीके से काफ़ी सारे काम मतलब हिस्ट्री इसमें हुआ है। 1738 में वैक्यून्यूज डी वैंस्कॉन्सन बिल्ड किए थे मैकेनिकल डक, एक ऐसा डक जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत बेहतरीन नमूना था, जिसको मतलब वो क्या कर सकता है, अब एक डक है तो वो अपनी आवाज़ निकालेगा, क्वाक क्वाक करके आवाज़ निकाल सकता है, ब्रेथ कर सकता है, पानी पी सकता है, खाना खा सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये सारे आज के डेट में हम लोगों का जो नॉर्मल डक होता है उसी तरीके से काम करता है, पर इसमें इन चीज़ों की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। 1805 में हम लोगों के फिर एक डॉल बनाया गया, मेलर डेट करके एक नाम है। तो यहाँ पे फ्रेंच के या इंग्लिश में इन्होंने एक लैंडस्केप किया था, तो इन्होंने बनाया था। इसके बाद 1898 में निकोल्स टेस्ला ने काफ़ी सारे रेडियो कंट्रोल सबमर्सिबल बोट मतलब सबमरीन्स के इस्तेमाल किए थे। तो निकोल्स टेस्ला के बहुत बड़ा बेहतरीन आविष्कार था। 1921 में रोबोट जो आया, उसमें कैरल कैपेक नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने भी काफ़ी सारा योगदान दिया। और रोबोट का नाम यहीं से मतलब लोगों के लिए काम करने के लिए यूज़ होता था, और जिसका मतलब होता था स्लेब या फिर श्रमिक जिसको कहते थे, उसको कहा जाता था रोबोटा। ये रोबोटा नाम से हम लोगों का एक शब्द आया जिसे फोर्स्ड करके लेबर के तरह हम लोग यूज़ कर सकते थे, जिसे काम करने के श्रमिक कहा जाता है, जिसे पैसा देने पे जो काम कर देता है, इनको हम लोग रोबोटा कह के यूज करने लगे। अब आगे जब हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे रोबोटिक्स में फर्स्ट इंट्रोडक्शन हम लोगों का वोकैबुलरी प्ले राइट कैरल कैपेक 1920 में हम लोग का यहाँ पे यूनिवर्सल रोबोट पे इन्होंने काम किया।
तो वर्ड रोबोटा जो है इनका मतलब है सिंपली वर्क, कुछ काम करे। रोबोट्स एज मशीन, रोबोट जो है एक मशीन की तरह काम करता है, रिसेंबल करता है लोगों को, वर्क टाइटलेस करता है, रिवोल्ट करता है, और इस तरीके से ये काम करता है दोस्तों। अगर हम लोग 1940 की बात करें तो स्पार्को, वेसिंगटन डॉग्स, ये हम लोगों का यहाँ पे रोबोट्स पे काम किए। आइजैक एसिमोव, इन्होंने भी रोबोटिक्स पे काफ़ी काम किया 1941 पे। फिर 1948 पे विलियम ग्रे वर्ल्टर, इनका योगदान भी बहुत बढ़िया है। इन्होंने टर्टलेस बहुत सारे चीज़ें बनाए, प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बिहेवियर्स को इन्होंने स्टडी किया। साइबरनेटिक्स पे फाइनली डिसिप्लिन होके एक लेट 1940 पे नॉर्बर्ट वेनर करके यहाँ पे एक क्रांतिकारी आविष्कारक ने यहाँ पे बहुत सारी आविष्कार किए, क्रांति लाई। उनका फोटो यहाँ पे दिया गया है, जो एनिमल्स और मशीन्स को कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इनका योगदान भी काफ़ी बड़ा रहा है। उसके बाद 1950 में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई, तो इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को फिर बाद में इमोबाइल रोबोट का भी नाम दिया गया था पहली बार। 1954 में सिलिकॉन ट्रांजिस्टर आया, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने इसे डेवलप किया था। फिर 1954 में ही जॉर्जी डेवॉल रिप्लेस किए, स्लेव मैनिपुलेटर को रिप्लेस किए टेली ऑपरेटर के जरिए, और सीएनसी कंट्रोलर को इस्तेमाल किया, इंडस्ट्री लेवल पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ये प्रोग्रामेबल आर्टिकल ट्रांसफर डिवाइस के जरिए ये काम करना स्टार्ट किया था दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि जो हिस्ट्री में हम लोगों का जो रोबोटिक्स पे हम लोग बात करते हैं, तो उसमें डरमाउथ समनार रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो थे उनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले है, जो MIT से ग्रेजुएट हैं। और MIT एक बहुत बड़ी संस्थान होती है दोस्तों, ये वर्ल्ड लेवल की संस्थान है। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे काम किया, बहुत 30 साल यहाँ पे इन्होंने डोमिनेट किया, रोबोटिक्स पे काम किया, रिसर्च किया। 1956 पे फिर रिसर्च को वर्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ दी गई, कंप्यूटर, कैमरा, टच सेंसर, ये सब चीज़ों पे काम किया गया, और नए डिसिप्लिन पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया गया। 1956 पे जोसेफ एनग्लोबर जो थे, इन्होंने स्टूडेंट बाय राइट्स डोल रोबोट पे काम किया, मशीनरी कंपनी थी ये। 1956 में जॉर्ज वेबॉल जो थे अप्लाइड, इन्होंने क्या पेरेंट्स के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रोग्रामेबल रोबोट को इन्होंने बनाया, यूनिमेट इसका नाम दिया गया था। 1957 में फिर लॉन्च किया गया था आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम था स्पुतनिक 1। तो इस प्रकार से रोबोटिक्स में काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्पुतनिक 1 का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। टर्टल रोबोट जो बनाया गया था ये कुछ इस प्रकार से बनाया गया था, आई रोबोट जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब 1960 में जो इंडस्ट्रियल रोबोट क्रिएशंस था, उसमें दोस्तों जो इंडस्ट्री रोबोट्स और रिप्रोग्रामेबल मल्टीफंक्शनल मैनिपुलेटर डिज़ाइन पे जो काम होता है, तो मूव मटेरियल्स को मूव कराना, पार्ट्स को, टूल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सारी चीज़ें होती है। वेरिएबल प्रोग्रामेबल मोशंस के तहत काम होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क्स परफॉर्म होते हैं, तो इस तरीके से काम होता है दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ रोबोटिक्स, तो हिस्ट्री ऑफ रोबोटिक्स में अगर जाएंगे तो द फर्स्ट एनिमेट रोबोट इज इंस्टॉल इन टोरंटो INJ जनरल मोटर्स प्लांट टू टेंड ए डाई कास्टिंग मशीन। तो पहला डाई कास्टिंग मशीन पे यहाँ पे ये देखिए काम हुआ है। द की वॉज द रीप्रोग्रामेबिलिटी एंड रीटूलिंग ऑफ द मशीन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, अलग अलग काम करने के लिए कैपेबल हुआ। द यूनिमेट रोबोट वॉज इन्वॉल्व मैकेनिकल डिजाइन बेस ए मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैंटिलीवर बीम यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। द बीम फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंटेड चैलेंजेस फॉर कंट्रोल, इसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हुआ। हाइड्रोलिक एक्चुएशंस वाज इवेंचुअली यूज्ड टू एलिवेट प्रिसीजन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसको यूज़ किया गया। 1962 से 1963 अगर बात करें तो यहाँ इंट्रोडक्शन किया गया सेंसर्स का। ये सेंसर्स क्या करते थे, फिजिकल चीज़ों को सेंस करके उसे इलेक्ट्रिकली सिग्नल या पल्सेस पे कन्वर्ट कर देते थे।
तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में हर तरीके का फिजिकल पैरामीटर्स होता है दोस्तों, और उसको ये सेंसर सेंस कर लेते थे और उसके हिसाब से क्या ये डिसीजन लेके वर्क करे, इस चीज़ पे काम किया गया 1962 से 1963 के भीतर। उसके बाद 1965 में हमारे गॉर्डन ई मूर आए, तो इन्होंने एक कंसेप्ट लागू किया जिसको कहा जाता है मूर्स लॉ। तो मूर्स लॉ का कंसेप्ट यह था कि इन्होंने एक प्रेडिक्टेशन स्टैटिस्टिकल वैल्यू दिया था, एक ग्राफ बनाया था जिसके तहत जितने भी सेमीकंडक्टर आईसी चिप्स बनेंगे तो वो हर साल पे, हर 2 साल पे डबल होते जाएंगे, दुगने होते चले जाएंगे। तो इन्होंने ये प्रेडिक्शन दिया था और आज भी यही चीज़ फॉलो होता है, मूर्स लॉ पे यही चीज़ फॉलो हो रहा है। 1966 से 1968 तक सैकली आए, इन्होंने मोबाइल रोबोट का डेवलपमेंट किया। SRI स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारा काम किया, प्लानिंग का काम किया, रूट फाइंडिंग का काम किया, मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे काम किया। अब देखिए दोस्तों, रूट फाइंडिंग क्या होता है, मूविंग अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आप एक जगह से दूसरे जगह रिप्लेस कराना चाहते हो तो, और वो ऑटोमेटिक मूव करे, तो उसे मूविंग ऑब्जेक्ट का हम नाम देंगे। रूट फाइंडिंग वो होता है कि वो किसी ट्रैक को पर्टिकुलरली फॉलो करते हुए मूव करे, तो वो रूट फाइंडिंग हो गया। तो इस तरीके के रोबोट्स उन्होंने डेवलप किए दोस्तों, एंड इट वाज placed in a special room with a specially colored object, a vision system with recognition object and post object according to the plan. This planned software was strips with its maintenance and update a world model. The robot had pen, tilt and focus for the camera and बम सेंसर्स। तो इतने तरीके के चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी। जैसे जैसे बम्स आते थे तो ये सेंसर उसे फाइंड आउट कर लेता था और उस हिसाब से गाड़ी को वो धीरे कर देता था, मूविंग व्हीकल को वो धीरे कर लेता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे रोबोटिक्स में क्रांति डेवलप हुआ, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन डेवलप हुए। कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो जापान की इंडस्ट्रीज़ है, और ये इन्होंने लाइसेंस लेके इन्होंने भी रोबोट्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया। 1969 पे अपोलो 11 का मिशन जो चांद पे जाने के लिए किया गया था, लूनर मॉड्यूल ईगल नाम दिया गया था उसे, तो वो उसको ऊपर भी काम किया गया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका पिक्चर है, इसे हम लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 1970 में फिर लूना 17 आया, जिसे लैंड ऑन द मार्स कैरिंग द मूविंग रिमोट कंट्रोल रोबोट कहा गया। लुनोक जो था, लुनोक 1, वो बहुत ही वो अलग तरीके का रोबोट था जो अपने में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने के लिए कैपेबल था ड्यू टू दी सेंसर्स। 1971 में फिर इंटेल ने 4004 माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया, जिसके वजह से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी इक्विपमेंट्स बना सकने की काबिलियत आई, वहाँ पे रिसर्च चला। 1972 में फर्स्ट स्नेक लाइक रोबोट बनाया गया, ACAM 3 नाम का ये रोबोट था, और JPL ने डेवलप किया। फिर 1970 में JPL ने डेवलप किया प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन रोवर यूजिंग टीवी कैमरा, लेज़र रेंज फाइंडर एंड टैक्टिकल सेंसर। टैक्टिकल सेंसर कुछ ऐसा होता है जैसे दोस्तों कि किसी चीज़ को हम डिटेक्ट करते हैं, फाइंड करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ वही है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं टैक्टिकल। अब ये टैक्टिकल सेंसर्स क्या है, शेप, साइज और उसका जो लेंथ ब्रेथ कह लीजिए, उसका कलर कोऑर्डिनेशन कह लीजिए, सब कुछ वो डिफाइंड करके पता लगा लेगा। ये इस तरीके का टैक्टिकल सेंसर है। 1975 में द स्पेस प्रोब्स विंक 1 and 2 वेर लॉन्च्ड ईच विद एन आर्टिकुलेट रोबोट आर्म। रोबोट आर्म के तहत ये बनाया गया। 1976 में द फिल्म स्टार वर एक मूवी आया था जिसको बनाया गया था, और इसमें बहुत सारे चीज़ें जो है रोबोट्स रिलेटेड बनाई गई थी। तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का 1973 में फिर डेवलप किया गया मूव करने वाले रोबोट्स। हिलेरियर को बनाया गया लेबोरेटरी में। ये एक ऑटोमेटेड रोबोट था जो मूव कर सकता था। लास नाम दिया गया, फ्रांस में बनाया गया था और इसमें व्हील्स भी लगे हुए थे।
फिर 1978 में पूमा बना गया। पूमा का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ये भी डेवलप किया गया, ये भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता था, बहुत ही उन्नत धरन का था उस समय के लिए। 1979 में फिर बनाया गया स्कारा। स्कारा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेलेक्टिव कंप्लाइंट आर्टिकुलेटेड रोबोट फॉर असेंबली, इंट्रोड्यूस्ड इन जापान एंड द यूएस बाय अडेप्ट टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे ये अडेप्ट टेक्नोलॉजीज जो थी, इन्होंने स्कारा नाम का ये रोबोट को डिज़ाइन किया। और ये पूमा का आप डिज़ाइन देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे इस रोबोट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम दिए गए। और डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है कि यहाँ पे मूवमेंट्स के आधार पे डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया जाता है। और इसमें इस तरीके के जॉइंट्स लगे हुए रहते हैं, इस प्रकार का ये डिज़ाइन होता है XYZ एक्सिस पे। और ये कोऑर्डिनेट्स पे मूव इस प्रकार से पिक एंड प्लेस का काम कर सकता था दोस्तों। स्कारा रोबोट कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये उससे भी ज़्यादा मतलब डेवलप्ड रोबोट है। और इसमें जो ये लास्ट पॉइंट लगा हुआ है, इसको कहते हैं इंड इफेक्टर। इसका बेस जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, ये XYZ एक्सिस है। यहाँ पे 2 जॉइंट्स लगे हुए हैं, ये तीसरा जॉइंट है, ये चौथा जॉइंट है। इस प्रकार से ये स्कारा रोबोट काम करता है दोस्तों। तो ये कुछ था हिस्ट्री जो हमारे रोबोट्स के ऊपर, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम लोगों का रोबोटिक्स पे काम करते गए। और लास्ट में हम लोग का सबसे बेहतरीन जो रोबोट बनाया गया था 1986 में बनाया गया था एसिमो। ये रोबोट हमने आपको पहले स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, होंडा का ये रोबोट था। और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ह्यूमनॉइड रोबोट माना जाता था दोस्तों। 1988 में फिर स्कैम्प मॉडल आया, जो रोबोट मतलब कुछ इमोशंस रखता था। फिर 1989 पे यहाँ पे बीम रोबोट आया, जिसमें हम लोग के कुछ और ज़्यादा फीचर्स यहाँ पे ऐड किए गए, जो बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एथिस्टिक्स, मैकेनिक्स ये सब से रिलेटेड होते हैं। फिर 90s और 91s में भी फिर और ज़्यादा यहाँ पे ऑटोमेशन पे और ऑटोनोमस रोबोट, मोबाइल रोबोट पे काम किया गया दोस्तों। तो इस प्रकार से रोबोटिक्स में काफ़ी सारा इम्प्लीमेंट हुआ, आप देख सकते हो। अब ये था हम लोगों का टोटल रोबोट्स के ऊपर, ये हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हो। 2000 में फिर एसिमो पे नॉन प्रोटोटाइप मॉडल बनाया गया। और US आर्मी के लिए 2001 पे एक बहुत बढ़िया रोबोट बनाया गया था दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोगों का 2020s पे भी बहुत सारे रोबोट्स पे रिकॉग्निशंस पे काम किए गए। और जो मतलब SUVs होते हैं, AUVs होते हैं, UUVs होते हैं, जो रिकॉग्निशन सिस्टम पे काम करते हैं चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में। तो डी विंसी जो थे, उन्होंने एक सर्जिकल रोबोट मतलब बनाया था पहली बार में, उसको फिर रिमॉडलाइज करके फिर 2000 में इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जन डी विंसी नाम का एक रोबोट फिर यहाँ पे बनाया गया था। अब दोस्तों देख सकते हो, ये एसिमोव का फोटो है। और R2D2 का ये फ़ोटो है, इंटेल 4000 का ये प्रोसेसर है, लुकॉड 1 का ये फ़ोटो है, सुजोनार का ये रोबोट है, लेगो माइलस्टोन का ये रोबोट है। इस प्रकार से रोबोटिक्स में काफ़ी सारे रिसर्च किए गए। सोनी ने AIBO जो बनाया था, सोनी ने फिर QRIO बनाया, फिर प्रीडेटर ड्रोन बनाया। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे चीज़ों पर रिसर्च हुआ दोस्तों। और आज काफ़ी एडवांसमेंट पे रोबोटिक्स पे काम फ़िलहाल भी चल ही रहा है। ये रोबोट्स कुछ इस प्रकार से काम कर सकते हैं जो इंसानों के काम को रिड्यूस कर सकते हैं, इंसानों से बेहतर काम कर सकते हैं एक्यूरेसी से और प्रिसीशन के साथ भी। प्लस यहाँ पे आप रोबोट्स को 24 घंटे काम पे भी लगा सकते हो। इंसान तो थक जाते हैं पर रोबोट्स थकेंगे नहीं, क्योंकि मशीन है। इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है दोस्तों। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमन इफर्ट को और ज़्यादा लेस कर सकते हैं। तो ये था आई रोबोट, फिर बनाया गया 2002 में, फिर 2003 में एक्रोइड बनाया गया, 2004 में डरपा नाम का फिर ग्रैंड चैलेंज लेके इसको फिर बनाया गया। व्हीकल्स में ऑटोमेशन करने का ये प्रोसेस था। और फिर 2004 में हम लोगों का मार्स
स्पिरिट अपॉर्चुनिटी पे फिर काम किया गया। यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्पिरिट कंप्लीशन किया गया। यहाँ पे 92 डेज लगे हैं इस मिशन को कंप्लीट करने में। 2010 में नासा ने जनरल मोटर्स जॉइंट फोर्स डेवलप किए। रोबोनट्स 2 पे काम किया इन्होंने कुछ इस प्रकार से। रोबोनट 2 ये है दोस्तों, मार्स मिशन पे ये था। एक्रोइड जो था रोबोट वो इस प्रकार। ये रोबोट हम लोग का फेशियल एक्सप्रेशन भी देने के लिए कैपेबल था। ये इतना एडवांस था, एकदम इंसान की तरह दिखता था और आज भी इसे यूज किया जाता है। ये फेशियल एक्सप्रेशंस भी दे सकता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम लोगों का रोबोट का हिस्ट्री रहा। इसके बाद फिर हम लोगों के ह्यूमन लाइक रोबोट देखने में जो था एंथ्रोमोर्फिक या ह्यूमनॉइड रोबोट्स, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आया जो खुद से कुछ काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं। यहाँ पे इनके फोटोज़ दिए हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। गॉड इन द मशीन, एनी फॉरेस्ट ने यहाँ पे एक कहा कि यहाँ पे मशीन के भीतर भगवान है जो अपने पे काम कर सकता है, खुद पे काम कर सकता है, खुद पे डिसीजंस ले सकता है। इसको हम लोगों ने इस प्रकार से नाम दिया। तो रोबोट्स जो ह्यूमनॉइड की तरह यूज़ किए, ये इंसानों का जगह हालांकि ले तो नहीं सकते हैं, बट इंसानों के तरह काफ़ी सारे काम कर सकते हैं और इंसानों के काफ़ी वर्क को रिड्यूस कर सकते हैं। आर्टिकुलेट और इंसानों के जान को बचाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसी चीज़ें हम लोग को ला के दे सकते हैं जो इंसान ऐसी चीज़ों को ला के नहीं, यहाँ पे मतलब डेटा एक्युमुलेशन नहीं कर सकता है। तो ये डेटाज बहुत ज़रूरी होते हैं, वहाँ पे ये रोबोट्स पहुँच सकते हैं जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकते। तो आर्टिकुलेट रोबोट्स फिर बना गया, मैनिपुलेटर्स फिर बनाए गए। फियर जो था वो इंसानों में फियर होता है पर ह्यूमन में फियर्स नहीं होता है। तो इस प्रकार से रोबोट्स काम करते हैं दोस्तों। अब हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स की बात करें तो आज मैकेनिकल इंजीनियर में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में हो, चाहे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हो, हर फील्ड में हम लोगों का रोबोटिक्स का मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड पे ये काम कर रहा। बेस्ट रोबोटिक रिसर्च और इंजीनियरिंग पे यहाँ पे वर्क हो रही है। कंसर्न्ड वर्क हो रही है मैनिपुलेटर की, मोबाइल रोबोट डिज़ाइन, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, कंप्लायंस और एक्चुएशन पे। कंसर्न्ड प्राइमरी विथ रोबोट एक्चुएशन, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेसिंग, कंप्यूटर्स पे, सेंसर पे, कंट्रोल एल्गोरिथम्स पे। कंसर्न्ड प्राइमरी रोबोट प्रोग्रामिंग पे, प्लानिंग पे, इंटेलिजेंट बिहेवियर पे, ये सारे चीज़ों पे यहाँ पे काम हो रहा है दोस्तों। सो अब इतना सारा चीज़ जानने के बाद आपको अगर पूछा जाए कि रोबोट क्या होता है, तो आपके हिसाब से एक ह्यूमनॉइड को भी आप रोबोट कह सकते हो, या कंप्यूटर को भी आप कह सकते हो, या कार में जो ऑटोमेशन किया जा रहा है, एआई इंटेलिजेंस डाला जा रहा है, उसको भी आप रोबोटिक्स कह सकते हैं, या फिर एक वॉशिंग मशीन को भी आप रोबोट्स कह सकते हो, या फिर एक माइक्रोवेव ओवन को भी रोबोट्स कह सकते हो आप, या फिर इस तरीके के मशीनरी वर्क्स को भी आप रोबोट कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आज आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने टाइम दिया और इस चीज़ को बढ़िया से समझा, पढ़ा। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रॉम पीके टेक्निकल क्लासेस। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।